अच्छा, हम पढ़ने लगे हैं SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट। पहले तो इसके बारे में देखें कि SIC क्या चीज होती है। अब जरा थोड़े सारे कॉन्शियस हो जाओ ना, ताकि बात आप लोगों को पूरी समझ में। यार किसी के पास कोई कलाशनकोव या राइफल या बंदूक शंदूक या कोई पिस्टल हो तो वो भी कल ले आइएगा, वो मुझे दे दीजिएगा, और उसके अंदर काफी सारी गोलियां भी। मतलब जो भी बंदा इधर उधर मुझे बात करता नजर आएगा ना, उड़ाते जाएंगे। जो बच जाएंगे ना उसका पेपर पास है पक्का, अगर कोई बच गया तो। ठीक है, क्योंकि जो बंदा बात करता होता है ना, वो दो प्रॉब्लम, एक तो अपना काम खराब कर रहा होता है ना, एक दूसरा मुनीब का भी साथ ही काम खराब हो रहा होता है, मतलब साथ दूसरे बंदे का भी काम खराब हो रहा होता। अब SIC बेसिकली होता क्या है? असल में हमने जो स्टैंडर्ड पढ़े हैं ना, जो हमारे पास, या हमें स्टैंडर्ड्स के नाम का जो पता है ना, वो नाम का पता है कि एक है IAS और एक IFRS। ये तो इनका नाम पुराना और नया नाम है, और ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड है। जब स्टैंडर्ड बन जाते हैं ना, उनके ऊपर स्टिल डिस्कशन चलती रहती है। कोई ऐसी चीज जो डिस्कस ना हुई हो, उसको बाद में एक्सप्लेन करके उसको स्टैंडर्ड का सब पार्ट बना लिया जाता है। फिर उसको जब तक नया स्टैंडर्ड, अब जिस दिन नया स्टैंडर्ड बनेगा, मतलब IAS 38 खत्म हो गए, कोई IFRS बना, तो ये SIC खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिस्कशन है। SIC स्टैंड फॉर होता है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कमेटी। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कमेटी, वो जो लोग या वो जो ग्रुप होता है जो डिस्कशन करते हैं कि अच्छा यार ये चीज भी आनी चाहिए थी, वो तो हमने डिस्कस ही नहीं की, या किसी की कोई कंप्लेन आ गई कि भाईजान आपने ये बात तो की नहीं, या इसको इस तरह से करना था इस तरह से कर दिया, तो फिर उस चीज को डिस्कस करके उस स्टैंडर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है। कुछ SIC होते हैं, कुछ इफ्रेक होते हैं। ये इफ्रिक भी इंटरप्रिटेशन, ये जो एंड पे है ना I और C, ये इंटरप्रिटेशन कमेटी ही है। इंटरप्रेट का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, तो उसने जो यानी मजीद एक्सप्लेन कर देना, या कोई चीज की समझ ना लगे उसको डिस्कस कर देना। और ये आपको जब स्टैंडर्ड अगर आप कोई खरीदते हो ना, तो स्टैंडर्ड के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक स्टैंडर्ड मतलब जो प्रोविजंस है लॉ की, एक होती है उसकी कमेंट्री, और एक होती है उनकी एग्जांपल्स। 3 हिस्सों में स्टैंडर्ड हमें मिलता है, तो ये चीजें हमें कमेंट्री में मिलती है। अब SIC के अंदर हुआ ये कि वेबसाइट को उन्होंने डिस्कस नहीं किया IS 38 के अंदर, तो फिर उन्हें एक सब हेड बनाना पड़ा, एक सब स्टैंडर्ड बनाना पड़ा, एक इंटरप्रिटेशन देनी पड़ी कि भाई ये भी इस स्टैंडर्ड का हिस्सा ही है, क्योंकि हमने इसको आज ही खत्म करना है। इसलिए अगर आप चाहो तो लिखते रहो, चाहो तो ये लिखने से ये होता है कि जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तो आपको याद हो जाता। अगर आप कोई चीज लिखी हुई याद करोगे, तो वैसे तो आप में से कुछ लोग हैं टैलेंटेड के लिखी हुई चीज को याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जब तक वो अपने हाथ से नहीं लिखते उन्हें चीज याद नहीं होती। तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं साथ साथ इतना एक स्लो पढ़ाऊंगा कि अगर आप लिखना भी चाहो तो साथ लिख भी लो, क्योंकि मैं नहीं साथ लिखने लगा, क्योंकि इसमें टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो मैं साथ बताता जाता हूं और समझाता जाता हूं जी। तो वेबसाइट कॉस्ट को SIC 32 कवर करता है, और वो पहले तो पता है कि वेबसाइट कहते किसे हैं। वेबसाइट किसी भी बिजनेस की एक इंटरनेट के ऊपर प्लेटफॉर्म होता है। वेबसाइट क्या है? किसी भी एंटिटी का इंटरनेट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसको वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे लफ्जों में, वेबसाइट एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर हम किसी कॉलेज की वेबसाइट ओपन करते हैं, किसी शॉपिंग मॉल की वेबसाइट ओपन करते हैं,
तकरीबन जितने भी रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस हैं ऑलमोस्ट हर एक की वेबसाइट होती है। बहुत ही रेयर केसेस शायद कोई बिजनेस ऐसा हो कि वो रिकॉग्नाइज्ड अच्छा बिजनेस हो और उसकी वेबसाइट ना हो, और आजकल तो पॉसिबल नहीं। अब कहते हैं कि वेबसाइट जब बनाई जाती है ना, उसके मकसद क्या है, पर्पस क्या है। कहते सबसे पहले कि आपने एक्सटर्नल यूज के लिए बनानी है, मतलब बाहर के लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, या आपने कोई इंटरनल यूज के लिए वेबसाइट बनानी है, मतलब अपना कोई डाटा सिक्योर करके रखना है ऑनलाइन। अगर तो आपने एक्सटर्नल यूज के लिए बनानी है वेबसाइट, एक्सटर्नल यूज के लिए कैसे बनाएंगे, आप चाहते हो आपकी वेबसाइट बने और उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते रहे, कोई डिस्काउंट ऑफर करते रहे। आप क्या करते हो, यहां पर भी आप में से जितने भी लोग होंगे ना जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो कहां से करते हो, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, वो वेबसाइट है। और अगर उसकी बिजनेस क्या है, यानी उस वेबसाइट का पर्पस क्या है, या तो एक पर्पस है कि वो उन्होंने अपने लिए बनाई हुई है, वो तो आपको शो ही नहीं होनी ना, उन्होंने अपनी वहां कस्टमर लिस्ट लिखी होगी, अपने एम्प्लॉय का डाटा लिखा होगा, अपने सप्लायर की लिस्ट बनाई होगी, क्या वो हमें शो होगा? इसका मतलब है उन्होंने इंटरनल यूज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक वेबसाइट बनाई हुई है। एक होता है कि वो कहते हैं कि हमारे कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को देखें, हम डिस्काउंट लगाएं तो लोगों को पता चले, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। पहला यूज कि वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए बनाया है, सेल प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए। दूसरा, अपनी प्रोडक्ट सेल परचेज करने के लिए, जैसे आप वहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपने वहां से मेन वो चीजें बेचता ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है। तीसरा, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक दराज है, दराज कौन सी वेबसाइट है, वो डिफरेंट एंटिटीज को अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए सर्विसेज दे रहा है कि भाई आए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बेचे। जिस तरह शॉपिफाई है, Amazon है, इसमें ये इस वेबसाइट का क्या मकसद है, वो अपनी चीजें बेच रहा है या लोगों को सर्विस दे रहा है, लोगों को सर्विस दे रहा है। इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। जब बाहर का कोई भी बंदा इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी लिंक के अंदर, वो चीज एक्सटर्नल होती है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें तीनों। कहता है एक्सटर्नल यूज में क्या आपका ताल्लुक प्रमोशन, अपनी गुड्स को प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना है, या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस देना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये नहीं है कि वो बिजली के ऊपर चीजें चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का मतलब ये होता है कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड करके वहां पर चीजें बेच रहे हैं, मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी चीजें बेच रहे हैं। तीसरा, कि आप प्रोडक्ट सेल और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये यूज है तो ये कौन सा यूज कहलाएगा, इंटरनल यूज में क्या आएगा, अपने एम्प्लॉय का डाटा सेव कर रहे हैं, अपने कस्टमर की लिस्ट बनाकर रखी हुई है, अपनी इन्वेंट्री का डाटा रखा हुआ है, कितनी बिक गई है कितनी रह गई है, तो वो कौन सा यूज होगा। कहता है टू स्टोर द कंपनीज पॉलिसीज, कस्टमर डिटेल, सर्च रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सर्च रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की मैं एग्जांपल देता हूं। हम एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां पर उन्हें कहते हैं कि हमें ना एक ये मेडिसिन चाहिए। अब वो क्या करते हैं, उसी वक्त वो उस मेडिसिन का नाम लिखते हैं और वहां अगर सर्च हो जाती है तो वो हमें बता देते हैं, और अगर नहीं होगी तो क्या वो एक्सटर्नल यूज है या इंटरनल यूज है, वो इंटरनल यूज है, उनके इंप्लॉय इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे वो। तो जो इंटरनल यूज के लिए तो वेबसाइट होगी 2 तरह से, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल को तो छोड़े, एक्सटर्नल की बात करें। एक्सटर्नल के फर्दर 2 यूज हैं। एक है कि सिर्फ आपने वेबसाइट बनाने का मकसद है एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन एक्टिविटीज, सिर्फ ये मकसद है। और दूसरा कि आप उस पर अपनी गुड सेल भी करते हो या वो सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हो उस वेबसाइट के ऊपर। ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं
जिसके ऊपर SIC 32 अप्लाई नहीं होता, दूसरे लफ्जों में वो IS 38 के अंदर नहीं आता, क्योंकि SIC किसका स्टैंडर्ड सबसेट है? 38 का। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वेबसाइट से रिलेटेड IS 38 में नहीं आएंगी? तो सबसे पहले वो कहता है कि जो वेबसाइट बनाने के लिए आप हार्डवेयर खरीदोगे ना, वो IS 16 में जाएंगे, वो IS 38 में नहीं आएंगे। हार्डवेयर तो आप, हार्डवेयर होते क्या है? एक होते हैं सॉफ्टवेयर, एक होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? नरम नरम नहीं, जो नजर नहीं आते, जो इनटेंजिबल होते हैं, और एक होते हैं हार्डवेयर। अब जाहिर सी बात है, आपने कोई वेबसाइट जनरेट करनी है, वो इंटरनली जनरेट करनी है, तो क्या कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको कंप्यूटर नहीं खरीदना पड़ेगा? हो सकता है कुछ और चीजें भी खरीदनी पड़े। तो अब वो कहते हैं 4 चीजें ऐसी हैं जो IS 38 के अंदर नहीं आएंगी। एक, जो आपने वेबसाइट बनाने के लिए कोई हार्डवेयर खरीदा, उसके नाम लिखे हुए, परचेजिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर, दैट इज वेब सर्वर, स्टेजिंग सर्वर। स्टेजिंग सर्वर का पता है मतलब? डिफरेंट स्टेजेस को वो सेग्रीगेट करके नई चीजें ऐड करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन सर्वर, इंटरनेट कनेक्शन, कहता है ये सब किस में कवर होगा? IS 16 के अंदर कवर होगा। और अगर ये IS 16 के अंदर कवर होगा तो ये रिकॉग्नाइज तो होगा, लेकिन एज अ PPE रिकॉग्नाइज होगा, एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। अभी हमने क्वेश्चन करने हैं ना, तो ये बातें आपके सामने आएंगी। क्या क्या? वो किसी के नाम के साथ भी वेब सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर और इंटरनेट कनेक्शन, ये IS 38 में नहीं आता, बल्कि IS 16। बिल्कुल वेबसाइट डेप्रिशिएट होगा, अगर उसकी लाइफ है तो डेप्रिशिएट भी होगा। आगे देखते हैं, when an entity incurred expenditure on an internet service provider hosting service, ये शायद चंद बच्चों को इसके बारे में पता हो, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, हमें एक डोमेन खरीदनी पड़ती है। उसके बगैर देखिए, हम वेबसाइट बना लेंगे ना, लेकिन वो चलेगी कैसे? किसी ना किसी से आपको इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस से डोमेन लेनी पड़ती है। वो कहता है जो डोमेन लेने का खर्चा है ना, वो कवर होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क IS 1.88। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको पता है? नहीं, आपने नहीं पढ़ा, अभी आपने पढ़ना है। आपने अभी नहीं पढ़ा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे सिलेबस में है। वो कहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि जो आपने एक, क्योंकि ये होता भला क्या है, वेब होस्टिंग को IS 38 में क्यों नहीं लिखते? किसी को आइडिया है? ये होती होस्टिंग है। क्या होती है? होस्टिंग होती है। वो उस पे हमारा डाटा स्टोर होता है और लोगों को अपेयर होता है ऑनलाइन। ये इसलिए IS 38 के अंदर एसिड नहीं बनता, क्योंकि ये हर साल रीन्यू करवाना पड़ता है। हर साल आप 1 साल की आपको सर्विस मिलती है, वो कहता है इतने पैसे दे दोगे, हम आपको होस्टिंग दे देते। फिर जैसे ही वो खत्म होगा, आपका वो खत्म कर देंगे। वो कहेंगे कि ना उसके ऊपर फिर आपको, वो एक तरह की मेमोरी होती है जिसपे हमारा डाटा स्टोर होता है। और जितनी अच्छी होस्टिंग खरीदते हैं ना, हमारे इंटरनेट की, उस हमारी वेबसाइट की स्पीड उतनी अच्छी आती है, उतनी एफिशिएंट वे में क्लिक होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो वो बहुत स्लो चल रही होती है। इसका मतलब है कि उसकी जो होस्टिंग है ना, वो सही अच्छी नहीं। अगर होस्टिंग स्ट्रांग होगी तो स्पीड और वो सारे का सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही होती। दूसरी बात, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ये तो IS 2। अगर हम वेबसाइट बना बना के बेचते हैं तो फिर तो IS 2 में चला जाएगा। अगर हम, एक होता है एसेट राइट ऑफ यूज, ये आप लोग जाकर CR में पढ़ोगे, मतलब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर, उसमें होता यह है कि जब हम लीज पे कोई चीज लेते हैं ना, तो उसको बोला जाता है राइट ऑफ यूज। क्या बोला जाता है? राइट ऑफ यूज। और वो कवर होता है IFRS 16 के अंदर। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वाली ये आपको पेपर में तंग करेंगी। वेब सर्वर, परचेजिंग सर्वर, स्टेजिंग सर्वर और इंटरनेट कनेक्शन और होस्टिंग, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होनी।
ये अलग रिकॉग्नाइज होती हैं। फिर उसके बाद अगर सेल परचेज का काम है हमारा तो तब भी IS2 में चले जाएंगे। और अगर कोई राइट ऑफ यूज हमने लीज पे कोई चीज ली हुई है, रेंट पे ली हुई है, तो वो भी इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर नहीं होगी। उसके बाद वापस आ जाए एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज, ये बार बार है यही। मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सटर्नल यूज 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रमोशन, सेल प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, और पर अपनी प्रोडक्शन सेल करना या सर्विस देना। लफ्ज क्या लिखा हुआ है? सोलली फॉर प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। कहता है अगर आपने अपनी वेबसाइट बनवाई है या बनवा रहे हो और उसका मकसद सिर्फ आपकी प्रोडक्ट और आपके बिजनेस की एडवर्टीजमेंट है, तो आपने उसको एक्सपेंस आउट कर। एक्सटर्नल यूज के लिए वेबसाइट बना रहे हो, मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है कि आपने उस वेबसाइट के ऊपर बेस प्रोडक्ट और बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करनी है, प्रमोशन करनी है, सिर्फ वही मकसद है, तो फिर किधर चला जाएंगे? एक्सपेंस में। और अगर उसके साथ कोई और मकसद भी है, क्या मकसद है? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि वो 8 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। अगर वो 8 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो इंटेंजिबल एसेट, और अगर वो 8 क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे तो तब भी एक्सपेंस आउट। क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल एसेट इफ IS 38 क्राइटेरिया मेट। वो कौन कौन से? प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड, वही बात है। इंटरनल यूज के लिए भी कैपिटलाइज करेंगे अगर वो 8 कंडीशन मेट हो रही। बाद में भी 2 लिखवाई थी ना एक्स्ट्रा, या 6 ही है? चलो 6 होगी। अच्छा 8 कंडीशन कहीं और है, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, अगर वो 6 कंडीशन मेट हो रही हैं तो अच्छा वो 6 कंडीशन है कौन सी? नहीं आप टेक्निकल फिजिबल होना चाहिए, इंटेंशन हो, कंप्लीट करना है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करना भी आता हो। फिर अवेलेबिलिटी, यानी वो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज और फाइनेंस होना चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। ठीक है ना? एबल टू सेल या यूज, एबल टू सेल या यूज। अच्छा अगर वो क्राइटेरिया मेट, अब देखें इंटरनल यूज तो फिर कैपिटलाइज करना ही करना है ना, वो तो सीधा सीधा IS 38 हो गया इंटरनल यूज के लिए। दूसरी बात, एक्सटर्नल यूज के लिए फिर सेग्रीगेशन हो गई कि अगर सिर्फ सेल प्रमोशन एक्टिविटीज और एडवर्टीजमेंट है तो एक्सपेंस आउट, अगर वरना कैपिटलाइज इफ क्राइटेरिया इज। आगे चलते हैं, फिर इसमें एक बात लिखी हुई है, कहते हैं द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेबसाइट यूजफुल लाइफ शुड बी शॉर्ट। ये पेपर में MCQs में आ सकता है। ऐसा क्यों है? लाइफ कम क्यों रखनी चाहिए? देखें आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी आने का कोई पता ही नहीं चलता। आज लोग वेबसाइट को छोड़ के एप्स पे आ गए हैं। पहले एक वेबसाइट होती थी, लैपटॉप पे वेबसाइट खुलती थी, फिर उसमें काम करते थे, फिर एप्लीकेशंस आ गई, वो एक आइकन बन गया कि जनाब इसके ऊपर वो उन्होंने एक, वो भी है तो वेबसाइट ही, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया तरीकाकार आ गया। फिर इसकी प्रमोशन, इसका स्टाइल, इसकी एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका आए दिन चेंज होता रहता है। कहते हैं इसलिए वेबसाइट की लाइफ ना जितनी कम रखोगे उतना अच्छा एस्टिमेट समझा जाएगा। ये नहीं कि 2-4 महीने, बट 20 साल या 10 साल भी नहीं। अच्छी लाइफ इसकी वाला कितनी होती है? 3 साल। अच्छी लाइफ जो शॉर्ट है ना वो कितनी है? 3 साल। और 3 सालों के अंदर वैसे भी इसको अपडेट बहुत करवाना जरूरी होता है। ठीक है, अब आ जाए लास्ट इसका, फिर इसके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सबको समझ लगा? अभी तक पढ़ा ही क्या है? इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज 2, अगर सिर्फ सेल प्रमोशन एक्टिविटीज हैं तो एक्सपेंस आउट, और अगर बाकी काम है तो क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो कैपिटलाइज वरना एक्सपेंस आउट। इंटरनली जनरेटेड, सॉरी इंटरनल यूज, क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो उसमें कोई और कंडीशन नहीं है। 4 चीजें इसके अंदर नहीं आती,
वो जो हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो IE16 में चले जाएंगे। होस्टिंग कॉस्ट नहीं आती, वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि इतना नहीं लिखा। फिर अगर बेचने के लिए कर रहे हैं तो IS2, और अगर लीज पे लिया हुआ है तो IFRS 16। ठीक होगी बात। अब आ गया मेन इंपॉर्टेंट, और ये आप लोगों ने ना बातें याद रखनी है, इससे आपको फायदा होगा। इसकी 3 स्टेजेस हैं, लोग इसकी 5 स्टेजेस बोलते हैं, एक्चुअल में 3 है। आप चाहो तो 5 मैं भी आपको करवा दूंगा। कहते हैं 3 फेजेस हैं। कहता है जो प्लानिंग फेज में जो भी एक्टिविटी होगी सारी एक्सपेंस आउट कर देंगे, जस्ट लाइक रिसर्च फेज की तरह। वेबसाइट की एक प्लानिंग फेज है, एक डेवलपमेंट फेज है और एक ऑपरेटिंग स्टेज है। प्लानिंग, डेवलपिंग और ऑपरेटिंग। प्लानिंग में आ जाए पहले। प्लानिंग में कुछ ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, अगर इन 4 के ऊपर कोई भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि फिजिबल है या नहीं। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं और कौन कौन से हार्डवेयर इस्तेमाल करने हैं इसको बनाने के लिए, उस पे जितना भी खर्चा आएगा वो भी सारे का सारा। अच्छा, डिसाइडिंग का मतलब, डिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि जहरी सी बात है, हमने डिफरेंट लोगों से मशवरा करना है, कुछ प्रोफेशनल लोगों से सर्विसेज लेनी होती हैं, तो कहता है प्लानिंग फेज तक जो कुछ भी कर रहे हो ना वो सारे का सारा किधर जाएगा, एक्सपेंस में। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट एंड सप्लायर, ये कौन सी प्रोडक्ट और सप्लायर की बात हो रही है, वेबसाइट बनाने के लिए जो सप्लायर जिससे हमने अपना डाटा लेना है, जैसे डिफरेंट लोगों से होस्टिंग चेक कर लेंगे। अब होस्टिंग प्रोवाइडर इतने सारे लोग हैं, तो उनसे जब डाटा हम डिफरेंट लोगों से डाटा लेकर चेक कर रहे होंगे कि अच्छा कौन सी चीज हमारे लिए बेस्ट है, तो वो भी किस फेज में आ जाएगी, प्लानिंग फेज के अंदर। और फिर सिलेक्टिंग प्रेफरेंस, सिलेक्टिंग प्रेफरेंस में क्या आ जाएगा, डिसाइड हो गया है कौन कौन बंदा, कौन कौन सी प्रोडक्ट और कौन कौन सी सर्विसेज हमने लेनी है, उसके लिए जो भी हमारा खर्चा आएगा वो भी किस में चला जाएगा। तो प्लानिंग फेज में या इस फेज का कोई भी खर्चा आपका क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आए तो वो आपने एक्सपेंस आउट करना है, ये याद रखना पड़ेगा। फिजिबिलिटी स्टेज, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या सप्लायर्स, और प्रेफरेंसेस सिलेक्ट। फिर आ जाता है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज में वही, अगर वो 6 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो कैपिटलाइज, और अगर 6 क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे, चाहे वो डेवलपमेंट फेज भी क्यों नहीं है, तो फिर किस में चला जाएगा, एसओपी। इस फेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पहला एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑब्टेनिंग डोमेन नेम। अब हमने डोमेन नेम का मतलब क्या है, हमने अपना नाम रखना है वेबसाइट का, कि अब हमारी वेबसाइट तैयार हो गई है, सारा कुछ हो गया है, हमने www. आगे caps.edu.pk, किसी के साथ आपके पास, अब देखो किसी के साथ एंड पे लिखा हुआ है .pk, edu.pk, किसी का org लिखा होता है, ये डिफरेंट टाइप की, और इसकी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है। सबसे महंगी org वाली होती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस की होती है ना मेन वेबसाइट, तो org वाली सबसे महंगी समझी जाती है, या कोई अगर आप कस्टमाइज करवाओ तो कहता है जब आप डोमेन नेम लोगे वो भी कैपिटलाइजेशन होगी, अगर वो 5 क्राइटेरिया मेट हो रहे हैं तो 6। फिर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, अब हम अपनी चीजें उसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर अपनी चीजें ऐड करेंगे ना, कि उसके ऊपर प्रोडक्ट कैसे नजर आनी चाहिए, किस तरह से ओपन होगा, किस तरह से कोई लॉगिन करेगा। वो कहता है जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वो भी सारे का सारा डेवलपिंग फेज है, लेकिन कंडीशन वही 6 मेट होंगी तो कैपिटलाइज होगा, वरना ये भी एक्सपेंस आउट। डेवलपिंग कोड फॉर द एप्लीकेशन, कोडिंग होती है, ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाओ उसकी कोडिंग होती है। अब जो आपकी वेबसाइट की कोडिंग हो रही है वो भी एसेट की कॉस्ट में, क्योंकि अब आपकी वेबसाइट फिजिबल है, एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपकी वेबसाइट आपके मुताबिक बन रही है। फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन द वेब सर्वर, इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस ऑन द वेब सर्वर, या टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग या टेस्टिंग,
इसका मतलब क्या है, ये सारे का सारा इस फेज का हिस्सा है, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एप्लीकेशन एंड अप्लाई हो रहा है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वेबसाइट का। डिजाइन कैसे होगा, नाम क्या होगा, चीजें कैसे अपेयर होंगी, ये सब चीजें। उसके बाद ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट। ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट का क्या मतलब है, आपकी वेबसाइट नजर कैसे आएगी, ओपन करेंगे तो किस तरह से उसकी डिजाइनिंग की होगी, किस तरह से कलर थीम इस्तेमाल हो रही होंगे, कहते उसके ऊपर ये सारा खर्चा जो आएगा वो भी डेवलपमेंट फेज। कंटेंट डेवलपमेंट, ये क्या मतलब है, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट कौन कौन से होंगे। अक्सर आप आई कैप की वेबसाइट खोलो, उसके ऊपर आता है स्टूडेंट का एरिया, मेंबर का एरिया, फिर उसको ओपन करेंगे उसके अंदर एक लिस्ट आ जाती है, एग्जामिनेशन में जाएंगे उसके अंदर एक लिस्ट आ जाती है, उसकी जो डेवलपमेंट है। कुछ लोग ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट डेवलपमेंट को अलग फेज कहते हैं, डेवलपमेंट से भी अलग फेज कहते हैं, अदरवाइज ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा ही है। वही 6 कंडीशन पूरी होंगी तो कैपिटलाइज, वरना नहीं। यहां पर लिखा हुआ है इसका सारे का सारा एक्सपेंस आउट करते हैं। कौन सा फेज बोला, प्लानिंग स्टेज। डेवलपमेंट का इफ ओनली फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन देन एक्सपेंस आउट, ओनली फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, ये तो बात पहले ही हम कर चुके हैं। अगर हम वेबसाइट को डेवलप ही इस मकसद के लिए करवा रहे हैं कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट करनी है, वो तो एक्सपेंस आउट करना है, वरना कैपिटलाइज करेंगे अगर क्राइटेरिया। दूसरा ये है पास्ट एक्सपेंसेस नॉट कैपिटलाइज, वो वही पुरानी बात है, जो पहले खर्चे हो चुके हैं ना और एक्सपेंस आउट हो चुके हैं, उनको दोबारा हमने कैपिटलाइज नहीं करना। लास्ट ऑपरेटिंग स्टेज। ऑपरेटिंग स्टेज के नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम एक्सपेंस आउट करते होते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्टिव, मतलब क्या ये चीज तैयार हो चुकी है। ऑपरेटिंग का मतलब ही क्या है, ऑपरेशन, वो एक्सपेंस आउट करते हैं। क्या कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैपिटलाइज करते हैं? अगर कोई ऐसा खर्चा जैसे लाइफ या एफिशिएंसी बेहतर हो, वो वाला क्राइटेरिया मेट हो तो कैपिटलाइज कर देते हैं। अदरवाइज अगर रूटीन के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो वो हम एक्सपेंस आउट करते हैं। अब इसमें अपडेटिंग ग्राफिक एंड रिवाइजिंग कंटेंट हो जाएगा हम थोड़ी देर। हाँ जी, ऑपरेटिंग स्टेज में क्या आएगा, अपडेटिंग ग्राफिक्स एंड रिवाइजिंग कंटेंट। पता चला, अपडेटिंग डिजाइनिंग, डिजाइन चेंज कर रहे हैं। अगर डिजाइन चेंज करने से उस वेबसाइट के ऊपर कुछ अच्छे असर होते हैं, सिग्निफिकेंटली असर होते हैं, तो कैपिटलाइज कर देंगे, नहीं तो एक्सपेंस आउट कर देंगे। रिवाइजिंग कंटेंट से क्या मुराद है, रिवाइजिंग कंटेंट कोई नया ऐड कर देना, जैसे पहले कॉलेजेस की वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन पोर्टल कभी भी नहीं होता होगा, लेकिन अब अगर वेबसाइट खोले तो ऑनलाइन पोर्टल भी होगा। पहले जो प्रोडक्शन की वेबसाइट्स होगी वहां पर शायद सेल परचेज करने की ऑप्शन ना होती होगी, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने की ऑप्शन नहीं होती होगी, अब होती है। पहले हो सकता है व्हाट्सएप का एक नीचे एंड में बटन होता है कि अगर आप हमारे डायरेक्ट हमारे वेबसाइट्स पे व्हाट्सएप पे आना चाहते हैं ना, तो इस वेबसाइट पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, हम आपके साथ राब्ता करें। उसके बाद एडिंग न्यू फंक्शन फीचर्स, रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन। उसके बाद बैकिंग अप डाटा, रिव्यू द सिक्योरिटी एक्सेस। वो कहता है ये सारे खर्चे क्या हैं, अगर तो कोई क्राइटेरिया मेट हो रहा है, कौन सा क्राइटेरिया, वो कैपिटलाइजेशन का, तो ठीक है आप इसको कैपिटलाइज कर दो, वरना इसको कहते हैं एक्सपेंस आउट अनलेस दीज एक्सपेंसेस मीट द कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। अब हमने पहले इसकी चीज खत्म हो गया ये SIC 32। पहले इंटरनल एक्सटर्नल देखना है, इंटरनल और इंटरनल सारे का सारा कैपिटलाइज होगा अगर मेट होगी कंडीशन। एक्सटर्नल अगर ओनली सेल प्रमोशन एक्टिविटी है तो एक्सपेंस आउट, वरना वो भी कैपिटलाइज होगा। प्लानिंग फेज सारी की सारी एक्सपेंस आउट, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, 4। डेवलपमेंट
के क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो कैपिटलाइज, और ऑपरेटिंग स्टेज के अंदर अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो कैपिटलाइज, वरना एक्सपेंस आउट। इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एडमिन एंड अदर जनरल ओवर, ये एक्सपेंस आउट करते हैं। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंस आउट करते हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट हमें शुरू से पता है कि हमने एक्सपेंस आउट करने, ठीक है। अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। 4 या 5 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ वही चीजें आपको बताने लगा हूं जो सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड है। बाकी क्वेश्चन आपने वैसे ही करना है, नोट्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 24 है आपकी बुक से। अगर आपने बुक निकालनी है तो ठीक है, अगर आप कुछ स्क्रीन से सही नजर आ रहा है तो ये भी ठीक है। अच्छा, अब सुन लूं मैं जो पढ़ाया था, याद है या अभी घर से याद करना है? इधर असल में ना मसला बोला क्या है, हमारा ना एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ना लिखने के आती होती, सुनने के नहीं। और वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैंने ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं स्टार्ट की थी। अगर मैं बैठ जाऊं ना तो आप सो जाते हो, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर। और जब बंदा लिख रहा होता है ना तो साथ आप भी लिख रहे होते हो, तो वो थोड़ा सा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करें। चलिए अभी क्वेश्चन में आए, ये लिखा हुआ है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द वेबसाइट फॉर इनिशियल मेजरमेंट, also discuss the reason for not inclusion of any above cost in the computation। ओके की बात। अब सवाल जवाब तो आप नहीं बताने, मैंने तो पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म हो चुका है। आइए जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अजवा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। 1 जुलाई 2021 AL launched its own website for online sale of its product। क्या मकसद है? for online sale of its product, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। ओनली सेल प्रमोशन एक्टिविटीज या अदर? अदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको कैपिटलाइज करना है अगर क्राइटेरिया मेट हो रहा। द वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली which met the criteria of recognition as intangible asset on 1 May 2021। जी, क्राइटेरिया कब मेट हो रहा है? 1 May 2021। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लो जी दूसरा लफ्ज में मिल गया। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं। कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वेबसाइट एज फॉलो, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जनवरी से लेकर मार्च तक। बताओ ये एक्सपेंस डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ऐसे नहीं कह देना एक्सपेंस आउट, ये कहना है कि ये डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन ये कौन सी स्टेज है? प्लानिंग स्टेज है, तो इसलिए इसको एक्सपेंस आउट में लिखें। इसको तो ये भी सोचने की जरूरत नहीं है ना कि कब क्राइटेरिया मेट हुआ था। आगे सैलरीज एंड जर्नल ओवरहेड जनवरी से जून, स्टाफ की सैलरी कैपिटलाइज होती है। अब देखें 1 मई से हमारा क्राइटेरिया मेट हो रहा है, 2 महीनों की एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होंगे मल्टीप्लाइड बाय ये कितना, जनवरी से जून तक 6 महीने बनते हैं, 2/6। एक तो ये कैपिटलाइज होगा, ये बात आप पहले पढ़ रही है। आगे डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट ऐड होगा, है जनवरी से जून, मई से जून। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, सर्च इंजन में हम, हाँ जी ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग में है, ऑपरेटिंग के अंदर है। अगर कैपिटलाइज क्राइटेरिया मेट होगा तो कैपिटलाइज करेगी। अभी तो पहली दफा है तो फिर तो ऐड होगा, पहली दफा तो ऐड होता है।
पहली दफा तो ऐड होता है। नहीं, टाइम के साथ साथ ये भी तो देखना है ना कि ये किस फेज के अंदर है, ताकि हमें प्लस या माइनस करते हुए पता चल जाए। इग्नोर ये प्लस करना। फिर एनुअल फीस फॉर वेबसाइट होस्टिंग, ये वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि इसको ऐड, और वैसे भी मैंने आपको एक हिंट दिया था, अगर कभी टाइम आ जाए करेंगे ना किसी चीज के साथ, वो कभी कैपिटलाइज नहीं होती चीज। चलो इसको भी छोड़ दिया। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, उसके बाद डिस्काउंट ऑफर फॉर लॉगिंग ऑन दी वेबसाइट, कहते हैं अगर वेबसाइट पर आप बार बार लॉग करोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, 5% डिस्काउंट दे देंगे। ये दराज भी करता है, कहता है रोजाना शक्ल दिखाओगे ना तो आपको ना हम एक बोनस कॉइन्स देंगे, देखो कैसे पता है, बोनस कॉइन्स देंगे और उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत 10-15 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो क्या ये वेबसाइट में ऐड होना चाहिए? ये तो सेल प्रमोशन एक्टिविटी है। क्या आप हमारी वेबसाइट पे आए हम आपको डिस्काउंट देंगे, ये कौन सी एक्टिविटी है? सेल प्रमोशन एक्टिविटी है। इसका मतलब है वेबसाइट की कॉस्ट में क्या आएगा? 2, 7 और नीचे लिखा हुआ है ऑल कॉस्ट वर इनकर्ड थ्रू आउट द ईयर इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है हर महीने की कॉस्ट बराबर बराबर। तो वेबसाइट की कॉस्ट कितनी आ गई? 2, 7 और 1 कितनी? 10। और दूसरा उसने कॉस्ट पूछी थी और कहता है कि जिसको आपने इग्नोर किया है ना उसके बारे में थोड़ी सी अंग्रेजी दिखाएं। यही तो सबसे बड़ा मसला है। हार्डवेयर आया ना, ये प्लानिंग फेज का हिस्सा है। अभी हम पढ़ के आए हैं, जब आप शायद पता नहीं क्या इधर थे, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन प्लानिंग फेज के अंदर आता है, और प्लानिंग फेज के सारे खर्चे एक्सपेंस आउट करते हैं। ठीक है, और कोई? सर जी आपने कहा कि ऑपरेशनल जो एक्सपेंस होता है वो पहले ऐड होता है। देखिए ना, अभी तो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस वैसे ना अगर क्राइटेरिया मेट कर रहे हैं तब तो वैसे ही ऐड होते हैं। कौन सा क्राइटेरिया? कैपिटलाइजेशन हो। वैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंस्टॉल इफ अवेलेबल फॉर यूज के बाद आए ना, उनमें से जो खर्चा वो तो सारा एक्सपेंस आउट करते हैं अनटिल एंड अनलेस लाइफ या एफिशिएंसी चेंज ना करें। बट जो पहली दफा उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए खर्चा आएगा ना, वो तो उसके अवेलेबल फॉर यूज के लिए खर्चा आ रहा है। हाँ, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने से पहले वो भी ऐड करें। अभी तो ये हमारा 1 मई को तो वो क्राइटेरिया मेट हुआ है, इसका मतलब अभी की बात हो रही है। ये कौन सा 2 साल पुरानी बात हो रही है, या पहले क्राइटेरिया मेट हो चुका था? अब ये उसका आंसर देख लीजिएगा, ये उसने 10 आंसर दिया, और ये तो छोटा सा आंसर था, ये असल आंसर है जिसको शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? दिस एक्टिविटी रिलेट्स टू रिसर्च फेज, प्लानिंग स्टेज एज पर SIC 32 should be expense out. Salaries and general overhead, कहते हैं since salaries and general overhead for 4 million from January 21 to April were incurred before meeting the recognition criteria. Annual fees, this is operating expenses which for the recurring nature, so it should be expensive. Recurring nature, annually, monthly, जो हर बार बार एक्सपेंस होते हैं वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, अच्छा एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जब भी इग्नोर करो ना, अगर वो रीजन पूछे ना तो आपने ना एक सेंटेंस लिखना है, क्योंकि हमें उसकी ट्रेनिंग जब वो ले लेंगे उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। This is not eligible cost for capitalization due to lack of control and reliable measurement. लैक ऑफ कंट्रोल, हमने 4 बंदों को ट्रेन करवाया, ठीक है, हो गया ट्रेन। अब क्या एंटिटी का कंट्रोल है कि वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करना चाहे? उन 4 बंदों की ट्रेनिंग में मसला होगा। हम ये भी नहीं देख सकते कि किसके पास कितनी स्किल्स आई हैं, किसने इतनी कॉस्ट के बदले कितनी स्किल्स सीखी हैं। तो ना हमारा कंट्रोल होता है और ना उसकी रिलायबिलिटी होती है, इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा अब तू जा रहा है तो जो तू स्किल सीखी है वो हमें भेज जा, या जो उसको स्किल सिखा दी हम कहते नहीं अब हमें जरूरत नहीं, आपकी स्किल वापस करो। इसलिए इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। डिस्काउंट ऑफर, ये तो वैसे ही सेल प्रमोशन एक्टिविटी है,
अगले सवाल पे आए। ये सवाल समझ लग गया? वेबसाइट ओके हो गया? चले फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो है नोट्स का, नोट्स आपने करने हैं, उनमें से मैं वेबसाइट करवा देता हूं सर जी। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग अच्छा स्ट्रेस टेस्टिंग, वो आप वाला स्ट्रेस नहीं है। ये स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है जब अवेलेबल फॉर यूज से पहले टेस्ट नहीं करते, बस उसने नाम वेबसाइट के साथ स्ट्रेस टेस्टिंग लिख दिया है, अदरवाइज है टेस्टिंग कॉस्टिंग। हाँ जी, क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 2 है, पहला पॉइंट कोई और है क्योंकि उसने नोट्स पूछे हैं, तो इसलिए ये सवाल बड़ा अच्छा है। 25 आपने लाजमी करना है, और वैसे भी आप लोगों का मंडे को इसका टेस्ट है, तो उसके लिए आपको ये फिर देखने पड़ेंगे, नोट्स तो सारे देखने पड़ेंगे ना, एक्सट्रैक्ट और नोट्स और डिस्कशन, 3 तरह का सवाल है इसमें। और ये आसान सवाल होता है। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि इतना बड़ा मटेरियल दे देता है, दिल नहीं करता किसी को छोड़ने का, दिल करता सारे प्लस करके लिख दे, बस दिल की नहीं मानती, क्योंकि पहले ही आपने बड़ा नुकसान उठाया होगा। इसलिए अब सिर्फ दिमाग भी तो नहीं है ना, सुन लिया करो बात बुजुर्गों की। चले आए वापस। दिसंबर 2018 ZL launched its new website for online streaming of TV show, movies and web series. The website content is also used to advertise and promote ZL product. एक मिनट, आज ईशान गुड मॉर्निंग होगी। चल यहां पर लिखा हुआ है also used to advertise and promote product। हमने पढ़ा था एक्सटर्नल यूज के अंदर अगर एडवर्टाइज और प्रमोट आ जाए तो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। क्या इसको एक्सपेंस आउट करेंगे? एक मिनट, दोनों बंदों से पूछना, साथ साथ ही बैठे। हाँ जीशान, क्या इसको एक्सपेंस आउट करेंगे या नहीं? अच्छा बिलाल, क्यों नहीं करेंगे? अब सुने, वहां पर लिखा हुआ था सोनली ऑनली। अगर सिर्फ सेल प्रमोशन और एडवर्टीज के लिए होता तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती, सारे का सारा एक्सपेंस आउट कर देते। लेकिन ये क्या कह रहा है? आल्सो, इसका मतलब है कुछ और भी कर रहा है इसके ऊपर। और वहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी है, उसने मूवीज बनानी है, वेब सीरीज चलानी है, कंटेंट उसका ये भी है, और साथ साथ अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी करनी है। जैसे दुनिया न्यूज एक चैनल है, उसके ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब कॉलेज के ऐड भी आ रहे होते हैं। अब क्या दुनिया न्यूज सिर्फ पंजाब कॉलेज के ऐड के लिए बनाया हुआ है? नहीं, उसके ऊपर और भी काम हो रहे हैं। इसका मतलब है ऐड चलाने वाला काम तो एक्सपेंस आउट कर देगा, लेकिन सारी अमाउंट एक्सपेंस आउट नहीं करेगा। बात समझ लगी? पेपर में यही तो मसला होता है। हम क्लास में बैठे बैठे ना, ये सारे सीए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है अगर आप बातें सुन लो, पूरी तरह सुनी नहीं होती। जितना बच्चा पेपर में फेल हो रहा होता है उसका वो खुद जिम्मेदार है। वजह कि उसने बात को या तो सही सुना नहीं होता, या कुछ लोगों का है वो उन पर तरस भी आता है कि जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते, वो कॉम्पिटेंट से पता नहीं क्या वजह होती है क्या नहीं होती, कि वो बहुत कोशिश करते होते लेकिन उन्हें वो बात ही नहीं समझ आती। हाँ, कुछ लोग होते हैं उनको सब समझ लगता है लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते, ये ज्यादा लोग हैं। अब बात क्लियर हुई कि ये सारी की सारी एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ सेल प्रमोशन एक्टिविटी के लिए नहीं था। आगे, वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल। वो बाहर से खरीदें फिर तो वैसे ही कैपिटलाइज करते हैं ना, ये इंटरनली जनरेटेड हो तो ये सारा काम करना है। प्लानिंग फेज, डेवलपमेंट फेज, ऑपरेटिंग फेज, ये सिर्फ कब होता है? जब खुद बना रहे हो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लो जी हो गया। डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वेबसाइट आरएस फॉर अंडरटेकिंग फिजिबल स्टडी, ये प्लानिंग फेज में चला गया, एक्सपेंस आउट हो गया। डन, मैंने क्रॉस किया मतलब एक्सपेंस आउट होगा। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, ये भी प्लानिंग फेज है, गया। एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर,
ये वो मना करता है, हमें IS 16 मना करता है मेरी चीजों को हाथ भी लगाना। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर, उसका सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेवलपमेंट फेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्विजिशन ये डेवलपमेंट फेज है। यहां पर मैंने खोल के रखा हुआ है, ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद चलो टिक करते हैं, बाद में देख लेते हैं गलत सही को। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम ये भी होगा, ये किस फेज में आता है? डेवलपमेंट फेज में। और क्राइटेरिया मैटर हो चुका है, ऊपर वो लिख चुका है, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन मैटर हो चुका है। आगे चलते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग। लो जी आ गया स्ट्रेस वाला का, जब भी स्ट्रेस लो ऐड कर दो। डिजाइनिंग एंड द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज, डेवलपमेंट फेज है। द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐड होगा, दैट्स व्हाई द कंटेंट है ना, कंटेंट रिलेटेड है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ रियल प्रोडक्ट, ये नहीं होगा, ये सेल प्रमोशन एक्टिविटी है, वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट घुस गया, इसको ऐड नहीं करेंगे। एडवर्टाइजिंग ऑफ द वेबसाइट, एडवर्टाइजिंग तो करते ही नहीं है, सेल प्रमोशन एक्टिविटी करते ही नहीं है। तो हम जी जैसे आपने बात की दुनिया यूनिवर्सिटी के वो पंजाब कॉलेज के ऐड था, तो ऐसे अगर किसी और के प्रोडक्ट के ऐड चलाएं तो वो तो उसकी इनकम है। तो हम तो कॉस्ट में कॉस्ट पढ़ कमा रहा है, तो इनकम बनाएगा ना अपनी, वो तो अपनी इनकम बनाएगा ना। अभी तो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं कि उसको बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मैच नहीं चलते ऑनलाइन लाइव, वो वीडियो जो चलाते हैं। अब उस वेबसाइट बनाने का मकसद ही यही है उसका, कि वो वहां पर देखा ना, वो टीवी शो है, मूवी चलाएगा, वेब सीरीज होंगी। तो कितने चीजें ऐड होंगी? 5। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सर्विस ऑफ वेब सर्विस, यहां पर ये लिखा हुआ है ना डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, वो डेवलपमेंट फेज में आता है। ऑपरेटिंग हार्डवेयर, अगर ये हार्डवेयर है तो फिर तो नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा देखिए ये अजम्पशन पे चला गया, फिर अगर हम इसको ये अज्यूम करेंगे कि ये वेब सर्वर है और ये वेब सर्वर का है, तो फिर ये उसमें IS 16 में चला जाएगा। ये भी अगर ये अजम्पशन में ले जाना है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब सर्वर है, ये वेबसाइट नहीं है, ये वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर ये भी IS 16 में जाएगा, क्योंकि वेब सर्वर, प्रोडक्ट सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, ये सारे के सारे, और हली सर्वर भी चलेंगे। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद अब आप अपने अपने सवाल पे जाना, जो कल सवाल किया था। अब आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, जितने भी सवाल आपके हैं। अब ये हमारा IS सर्टिफिकेट कंप्लीट, आप लोगों ने टेस्ट दें इसका मंडे को, और इंशाल्लाह हम मंडे से IS 41 स्टार्ट करेंगे, और हमारी क्लास का टाइमिंग वही पुराना।